नमस्कार साथियों। आज अपन 10th क्लास का जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है उसको अपन कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। और आप भी मिला लीजिए इसको अर्धवार्षिक के पेपर को, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कितने गहरे पानी में हैं और गर्दन कितनी बाहर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप पेपर लेके बैठेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। 12 और 21 का लसप और मसप ज्ञात करना था आपका। क्या क्या दे रखा है? 12 और 21, इनका आपको लसप और मसप ज्ञात करना था। तो 2 का भाग दे दीजिए 6 बार, 2 का भाग दे दीजिए 3 बार, 3 का भाग दे दीजिए 1 बार। यहाँ 3 का ही जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। तो लिख दीजिए यहाँ 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 21 बराबर 3 के नीचे 3 और 7 को बाहर निकाल दीजिए। तो देखो एक जोड़ा बन रहा है यहाँ। तो एचसीएफ के लिए अपन को जोड़े बनाने होते हैं। तो एचसीएफ आ जाएगा 3। इसके बाद में एलसीएम। एलसीएम के लिए मैक्सिमम का देखनी होती है। तो 2 की मैक्सिमम का 2 ही है, तो 2 इंटू 2। 3 की मैक्सिमम का 3 है, तो इंटू 3। 7 की मैक्सिमम का 7 ही है, 1 आ जाएगा। गुणा कर दो 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया 3 और 84। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 और 84। तो 84 और 3 अ में है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बहुपद दे रखी है आपको, पी एक्स बराबर 2x² प्लस 4x प्लस 4, और आपसे पूछा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल पूछा है आपसे। तो शून्य का गुणनफल होता है c बटा a। अब यहाँ c और a कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा c और a। इसकी तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कीजिए। तो देखो, a का मान तो क्या होगा यहाँ से 2, b का मान क्या होगा यहाँ से 4 और c का मान क्या होगा यहाँ से 4। तो अपने को तो c बटा a, तो c की वैल्यू तो 4 है, तो लिख दो 4। और a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो लिख दो 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा अ। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अ ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। एक समीकरण दे रखी है आपको, 2x प्लस 3y और बराबर में दे रखा है 3। इसको संतुष्ट करने वाले बिंदु आपको पता लगाने हैं। तो आपको देखो 4 बिंदु दे रखे हैं यहाँ, 2 0 0 3 0 1 और 2 0। इनमें से कौन सा सही होगा? तो रख रख के देख लो कौन सा मान सही होगा। तो देखो, यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 रखोगे ना 2 इंटू 2 प्लस 0, तो ये बराबर आएगा, नहीं आया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर इसको रखो, यहाँ तो हो जाएगा 0, एक्स की जगह 0 रखे तो 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 3 आया क्या? नहीं आया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये मान रखो, एक्स की जगह 2 इंटू 0 प्लस 3 की जगह 3 और वाई की जगह 1 बराबर में 3, तो 3 बराबर क्या आ गया? 3। तो ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। फिर चौथा क्वेश्चन है, आपको एक समीकरण दे रखी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 और a नॉट इक्वल 0 है। देखो, इसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। ए नॉट इक्वल 0 का मतलब है ए का मान 0 नहीं है। ए का मान 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर ए का मान 0 रख देंगे तो मेरी द्विघात समीकरण बचेगी नहीं। तो इसमें आपसे पूछा है मूल समान होने की शर्त। मूल समान होने की शर्त, तो मूल समान होने की शर्त होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। जहां पर भी ये आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन होगा, वो राइट आंसर होगा। तो ये आंसर आ रहा है इसमें बी में, तो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, एपी दे रखी है 3 7 11 और 15, और आपसे पूछा है प्रथम पद और सारवंतर। तो देखो, प्रथम पद तो 3 है और सारवंतर डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। तो 7 में से 3, ये a1 a2 a3 a4, तो 7 में से 3 घटा दो तो बराबर में 4
आंसर। तो 3 और 4 आंसर आ जाएगा, 3 4 जिसमें आंसर आ रहा है वो सही है। तो 3 और 4 द में आंसर आ रहा है, तो इसका द भाग द वाला क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें हम, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन। एक बिंदु दे रखा है आपको 3 और 4 से वाई एक्स की दूरी, से वाई एक्स की दूरी पूछी, वाई अक्ष की दूरी। तो देखो, जब वाई एक्स की दूरी पूछे तो एक्स का मान लिखना है, जब एक्स अक्ष की दूरी पूछे तो वाई का मान लिखना है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3। जहां पर 3 ऑप्शन, 3 राइट है, वो 3 सही होगा। तो इसमें ब राइट है, इसका राइट आंसर क्या है, ब। छठा का राइट आंसर ब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 7वां। देखो, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो देखो यहाँ एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर जो होगा, जो यहाँ पर होगा, जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ होना चाहिए, तभी उसका मान क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ 40 है, तो एक्स का मान भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो देखो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। यहाँ तक हो गया होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इसको मिटा दूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पहले का 8वां। एक वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से, एक वृत्त की परिधि से स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये वृत्त है और ये वृत्त की परिधि है। इस वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर होगा स। देखो, एक वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से पूछा है। अगर वो पूछता ना कि वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन एक बिंदु के लिए पूछा है, तो फिर एक ही आएगा राइट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, गोले का आयतन दे रखा है आपको, गोले का आयतन 4 कितना दे रखा है, 256 पाई। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ जाएगा 256 पाई, तो पाई से पाई तो कैंसिल, आर क्यूब बराबर आ जाएगा 256 इंटू 3, नीचे का 3 ऊपर चल जाएगा, ऊपर का 4 नीचे आ जाएगा। 4 से काट दो, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 4 चौक 16, 6 चौका 24, एक बचा तो 4 चौक 16। तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 64 इंटू 3। अब इसका क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। अच्छा, इसकी त्रिज्या निकालनी है आपको। तो क्वेश्चन ही गलत है यार। देखिए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर अपन इसका घनमूल करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, घनमूल करते हैं, तो आर बराबर 64 का तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ना, उसकी पावर कितना आएगा, 1/3 आएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। यहाँ गोले का आयतन दे रखा है इन्होंने, तो गोले के आयतन की जगह यहाँ गोले का क्षेत्रफल होना चाहिए। गोले का क्षेत्रफल 256 पाई। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 256 पाई। तो देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर बराबर 256/4 आ जाएंगे। 4 से कट जाएगा 64 बार, और इसका वर्गमूल करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर
मीटर। और इस हिसाब से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब। बाकी इस हिसाब से तो ये आएगा, तो इसके बोनस मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक बंटन दे रखी है। क्या दे रखा है? 5 4 8 4 3 3 4 2। अब देखो इनमें जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर अधिकतम बारंबारता किसकी है? 4 की है। तो देखो सबसे ज्यादा 4 बार आ रहा है, तो 4 ही क्या होगा? बहुलक। यहाँ लिख देना अधिकतम बारंबारता बराबर कितनी है? 4। तो राइट आंसर भी कितना हो जाएगा? 4। फिर देखो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? शून्य होती है। तो ये शून्य इसका राइट आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद में आप देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान पूर्ति। दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति का पहला क्वेश्चन है 6 प्लस अंडर रूट 2। तो ये क्या होगा? तो ये अपरिमेय, मैंने समझा रखा है आपको, अपरिमेय। फिर दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्त होंगे तो सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या समकोण बनाती है, तो क्या होती है? समकोण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा समकोण। समकोण देखो ये वृत्त है और इस वृत्त पर ये ओ केंद्र है और इसकी मान लो कोई भी ये स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात क्या होती है? समकोण होती है। ये अपने पर में भी 10 पॉइंट है, लेकिन अभी अपन वो नहीं पढ़ रहे हैं, वही पेपर सोल्व कर रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच। ये राइट आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है एक बंटन दे रखी है आपको जिसका समांतर माध्य 4 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं अपन? माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, माध्य तो आपको 4 दे रखा है और आंकड़ों का योग डाटा नंबर ऑफ सम ऑफ डाटा, तो इनको जोड़ दो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और बटे, गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग दे दो। तो 8 को इधर ले आओ, तो 8 चौक 32, इनको जोड़ो 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 1 26, 26 प्लस x। तो देखो इसको इधर भेज दो 32 माइनस 26 बराबर आ जाएगा x। तो x बराबर कितना गया? 4 तो यार 2 है, तो 6 बच गए। तो x का आंसर आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर होगा 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, एक सिक्के को उछालने पर पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को उछालने पर, जब एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? या तो चित आएगा या पट आएगा। कुल परिणाम तो आ जाएंगे 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो चित या पट। अब देखो इसने पूछा है पट आने की प्रायिकता, तो पट आने के
अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? एक। तो प्रायिकता आ जाएगी पी पट। पी पट का मतलब है पटाने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितना आ गया? 1/2 आंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2। अब अपन पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आपको एक बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर, थोड़ा जल्दी जल्दी समझना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो शून्यकों का योग और गुणनफल की शर्त पूछी है। तो देखो, शून्यकों का योग और पूछा है शून्यकों का गुणनफल। तो मैंने बार बार बता रखा है, ये तो माइनस का बी बटा ए और ये सी बटा ए, ये दोनों क्या होंगे? आंसर होंगे। ये तीसरे का पहला है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। समीकरण दे रखी है, मूलों की प्रकृति पूछी है। समीकरण क्या दे रखी है? 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो मूलों की प्रकृति पूछी, तो इसकी सबसे पहले तुलना कर लीजिए। x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तू का पर, तुलना करने पर, तो a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 4, c बराबर आ जाएगा 1। देखो, a का मान 4, यहाँ से b का मान भी 4, c का मान 1। इसका सही तरीका है, आप है ना x² प्लस 4x प्लस 1 ऐसे लिख लिया करो और फिर x को मिटा दिया करो, मतलब इस प्रकार से। तो a, b और c जो बचेगा इसमें गलती नहीं होती कभी भी। आप देखो क्या पूछा है आपसे, प्रकृति पूछी, मूलों की प्रकृति। तो विविक्ति कर निकालेंगे अपन। विविक्ति कर, विविक्ति कर क्या होता है? b² माइनस 4ac, इसमें मान रखो। तो b² मतलब 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 a मतलब 4 और c मतलब 1। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 4 चौक 16, तो बराबर कितना आ गया सर? 0 आ गया। तो 0 होता है तो क्या होता है? एक साथ अभी आगे पढ़ा था ना अपन ने वहां पे, तो 0 होता है तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा ये। इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान। देखो तीसरे का, ये दूसरा था, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी समझोगे एक्सप्रेस की तरह। आजकल मोदी जी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी समझो। देखिए हम तीसरे का तीसरा, एक एपी दे रखी है आपको, और एपी में क्या दे रखा है? 7 11 15, 7 11 15 और 19, और आपसे पूछा है 10वां पद। तो 10वां पद का मतलब क्या होता है? A10। A10 का मतलब मैंने समझा रखा है, एक कम डी, मतलब a प्लस 9d, मतलब एक ही और डी की जरूरत पड़ेगी। देखो सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है। एक कम डी, देखो n से एक कम डी, तो ये हो गया, मतलब एक ही और डी की जरूरत पड़ेगी, तो a निकालो। a बराबर तो 7 और d बराबर 11 माइनस 7, a2 माइनस a1, तो कितने बचे? 4 बच गए। ये मान रखो यहाँ A10 बराबर, ए की जगह तो 7 9 और डी की जगह पर 4, तो बताओ कितना हो गया? 7 प्लस 9 चौक 36, जोड़ो A10 बराबर, तो 36 और 7 हो जाएंगे 43। ये क्या होगा? राइट आंसर। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखें हम। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग, n पदों का योग का सूत्र पूछा है, मतलब यस एन का सूत्र पूछा है। तो n बटा 2 ये तो सभी जानते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यही राइट आंसर है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो तेल्स प्रमेय का प्रयोग से करना पड़ेगा अपन को। यहाँ देखो त्रिभुज दे रखा है अपन को ए बी सी में, क्या है? डी ई समांतर है बी सी, डी ई किसके समांतर है? बी सी के। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की एक सब एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती? विभाजित करती। तो वही काम करेंगे अपन। तो देखो यहाँ चित्र तो आपके बना रखा है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा ए डी बटा बी डी, और यहाँ आ जाएगा ए ई बटा ई सी।
अब देखो AD की वैल्यू दे रखी है 1.5 और BD की वैल्यू दे रखी है 3। AE की वैल्यू 1 है और EC आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे ना तो यहाँ आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। मैं यही कर देता हूँ। तो देखो यहाँ आ गया 15/30 और यहाँ आ गया 1/EC। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 2 को इधर गुणा कर दो और EC को इधर कर दो तो EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या करा, 2 को तो इधर गुणा कर दिया, EC को 1 से गुणा कर दिया तो EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप छठा। इनको उतार लेना आप लोग सब ताकि बार बार रिवीजन कर सको आप इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि वार्षिक में भी मिलते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं आपको। एक बिंदु तो दे रखा है, मान लो इसको P मान लो 0 0 और एक बिंदु दे रखा है आपको Q 3 और 4 और इसके बीच की दूरी पूछी आपसे, ये दूरी PQ दूरी पूछी। तो दूरी सूत्र लगा दो। वैसे तो ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगा दो। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं अपन? डायरेक्ट सूत्र होता है इसका x² प्लस y²। तो देखो इसको तो छोड़ ही दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ का मान रख दो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल मिला के हो गया 25। इसका वर्गमूल कर दो, करो वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, 5 इकाई आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक त्रिभुज बना के दे दिया उसने इस प्रकार से और ये उन्नयन कोण दे दिया थीटा, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर और ये दे दिया 6 सेंटीमीटर। लाल बटा कक्का भूल गए, ये याद है, लाल बटा कक्का। तो देखो ये दोनों भुजाएं हैं, पता है अपन को A B और C, ये दोनों भुजाएं बताइए। ये कर्ण है और ये लंब है। तो कर्ण और लंब में कौन सा संबंध है? साइन का। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये सेक थीटा है, सॉरी ये कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है और ये कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन का सूत्र लगा दो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 6, कर्ण कितना है? 12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो साइन थीटा। अब साइन के रूप में 1/2 किसका मान होता है? सर साइन 30 का होता है, तो ये लो साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कोणों की तुलना कर दो, कोणों की तुलना करने पर क्या करोगे? कोणों की तुलना करने पर तो थीटा बराबर आ जाएगा 23 डिग्री। ये आपका राइट आंसर हो गया, थीटा बराबर 23 डिग्री। थोड़ी राइटिंग को देख लेना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा इसको आपको, इतनी बुरी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 8वां, तीसरे का 8वां क्वेश्चन। यदि किसी खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई के बराबर है, मान लो ये खंबा है और ये इसकी छाया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण यही होगा, उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो इसको भी x मान लो और इस ऊंचाई को भी x मान लो। ये तो है खंबा और ये है छाया। अपन को ज्ञात करना है थीटा। क्या ज्ञात करना है? थीटा। तो देखो लाल बटा कक्का, तो देखो ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार में कौन सा संबंध है? टेन का। टेन का संबंध है लंब बटा आधार, तो लगा दो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? x, आधार भी कितना है? x, तो x x कट जाएगा एक बार। अब टेन में एक किसका मान होता है? सर टेन 45 का होता है, बता रखा है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ऐसा बता रखा है मैंने। और ऊपर का एक टेन 45 की वैल्यू और नीचे का √3 टेन 60 की वैल्यू। इस प्रकार से आप सारी वैल्यू याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोणों की तुलना करने पर तो थीटा बराबर कितना? क्या 45 डिग्री है।
ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तिरक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को यल से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, कर दो वर्ग। तो 3 का वर्ग तो 9, 4 का वर्ग 16, टोटल मिला के आ जाएंगे 25। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 ही आएगा ना। और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखें हम आगे, अंडर रूट 25 वर्गमूल करने पर तो 5 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखे। तो कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है आपको। तो एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। जहां ये भी लिखना पड़ेगा, वहां जहां ए क्या है? कल्पित माध्य है जिसको अपन मानते हैं। डी आई क्या है? एक्स आई माइनस ए है। ये बात आपको वहां लिखनी पड़ेगी, तब जाके पूरे नंबर। फिर एक बंटन दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, और आपसे पूछा है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो अधिकतम बारंबारता कितनी है यहाँ? सवाल तो आप देख ही लोगे, अधिकतम बारंबारता। तो इस बंटन में अधिकतम बारंबारता देखिए आप, इस बंटन में अधिकतम बारंबारता आपको 30 दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही है? 30। तो 30 आ जाएंगे। अब 30 के संगत वर्ग अंतराल, 30 के संगत वर्ग अंतराल, 30 के संगत वर्ग अंतराल कितना है? 16 से 24, 16 से 24। और यही आपसे पूछा है वर्ग अंतराल 16 से 24 राइट आंसर। ये आपका अब क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब अपन करेंगे बात, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो देखो करते हैं। देखिए बाबा, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में बात ब। आपको एचसीएफ बराबर, सॉरी, एचसीएफ 306 और 657 बराबर दे रखा है 9। और आपसे पूछा है एलसीएम 306 और 657, ये आपसे पूछा है। तो इसका सूत्र होता है, आपको पता होगा संबंध, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो देखो एचसीएफ तो कितना दे रखा है? 9। एलसीएम आपसे पूछा है ए की वैल्यू 306, बी की वैल्यू 657। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 306 इंटू 657 बटे 9। 9 से काट दो, 7 नाम 63, तो 7 बार कट जाएगा, बचे 2, तो 9 दिया 27। तो एलसीएम बराबर 306 इंटू 73, मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ कर देता हूँ मैं, 306 इंटू 73, तो 36 18, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और सॉरी 36 18 और 3 तिया 9, 7 चंग 42 और 7 तिया 21, यहाँ आ जाएगा 8 3 13 के 3 2 2, 22 338। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 22 338 आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा चौथा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में तो आ रहा है ना? थोड़े स्पीड से कर रहे हैं अपन। देखो पी एक्स बराबर दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3, और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिखो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य क्या होते हैं? x का वह मान जो दी गई वो को क्या करते हैं? शून्य करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको शून्य के बराबर कर दो।
माइनस के 3 बराबर 0। अब योग और गुणा के द्वारा कर दो, योग और गुणा। अब आज गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे ना, तो देखो ये बीच वाला तो कहाँ लिखा जाता है, योग माइनस के 7 और गुणा मतलब ये अगल बगल का गुणा। तो 7 या 18, तो माइनस के 18 एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। देखो माइनस के 3 और 6 गुणा करेंगे तो माइनस के 36 या 18 एक्स। अब देखो इस माइनस के 18 एक्स स्क्वायर के दो गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं ताकि गुणा करने पर तो 18 एक्स स्क्वायर ही आए, लेकिन जोड़ने पर -7 आने चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, 3 इंटू 6 हो सकता है, बाकी तो नहीं होंगे। तो देखो 18 में से 1 घटाओ या 18 में 1 जोड़ो, किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आएंगे। 6 में से 3 घटाओ या 3 जोड़ो, किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आएंगे। तो क्या होंगे, 2 इंटू 2x इंटू 9x। लेकिन यहाँ पर भी माइनस का चाहिए, यहाँ पर भी माइनस का। तो बताओ 2x में से मैं 9x को घटाऊंगा तभी तो क्या आएगा, माइनस के 7x आएगा। तो बड़ी संख्या को माइनस का और छोटी संख्या को प्लस का। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट गुणनखंड लिख सकते हैं अपन, और एक तरीका है कॉमन लेके करने का। तो मैं आपको डायरेक्ट गुणनखंड करने वाला तरीका बता रहा हूँ। तो इसके अब ये पहली संख्या क्या है, 6x², तो इसका भाग दे दीजिए आप 6x², और यहाँ पर भी 6x²। एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया। अब ये भी कट रहे हैं तो इनको काट सकते हो, और नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट लिख दो, यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ये 6x है, तो देखो नीचे से लिखना शुरू करना है, यहाँ से 6x और प्लस 2, ऊपर तो 2 ही बचा, फिर यहाँ कितना है 6x और माइनस के 9 बराबर में 0। अब 6x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या 6x माइनस के 9 बराबर 0 होगा। तो 6x बराबर माइनस के 2, प्लस के 2 है ना, इधर जाएंगे तो माइनस के 2, और 6x बराबर आ जाएंगे 9। तो बताओ x बराबर माइनस के 2/6 या x बराबर 9/6, 6 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, और 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो शून्य का जाएंगे माइनस के 1/3, और x बराबर 3/2। ये आपके राइट आंसर में, और वो कॉमन वाला तरीके से भी कर सकते हो आप, उससे भी आराम से हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होती है। तो देखो इसकी एक एपी बना लेते हैं अपन, 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है 100 से, लेकिन 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो फिर किस में जाएगा। तो देखो 100 में 7 का भाग दो आप, तो 7 एकम 7 बचे 3। अब देखो मैं यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखूं ताकि 7 का भाग चल जाए, भाई यहाँ से यहाँ 0 उतारेंगे, ये 0 यहाँ उतारेंगे, तो 30 में तो 7 का भाग नहीं जाता है, और इससे कम अपन ले नहीं सकते। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, यहाँ 1 लिखूं तो यहाँ 1 आएगा तो भी भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 2 लिखूं तो यहाँ भी 2 आएगा तो भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 5, तो 7 पंचे 35, भाग चल गया 5 बार। इसका मतलब पहली संख्या क्या आएगी 105, ये 105। अब 105 के बाद में तो आगे अपन को मतलब ही नहीं है दूसरी संख्या निकालने से, निकालना भी चाहो तो 105 में क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो तो 112 आ जाएगी। फिर आगे फिर अंतिम संख्या निकालो, अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे, 3 अंकों की संख्या कहाँ तक होती है, तो 999 तक होती है सर। तो कोई बात नहीं, 999 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7 बचे 2 9, 7 चौक 28 बचा 1 उतारे 9, 7 दूनी 14 बचे 5। तो इस 5 को क्या कर दो, यहाँ से घटा दो, तो कितना आएगा 994, तो यहाँ आ जाएगा 994। ये तो बन गया आपके पास एपी, और इस एपी में ए बराबर आ जाएगा 105 और डी बराबर आ जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए 7 तो उसने खुद नहीं दे रखा है, 7 का भाग देना है तो डी तो 7 आएगा ही आएगा। यहाँ तक कंप्लीट है मामला। अब वो पूछ रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या है, इसका मतलब एन का मान पूछ रहा है। तो अपन मान लेते हैं भाई, माना एन वा पद 994 है, माना एन वा पद ए एन बराबर क्या है 994, अंतिम पद को मान लिया अपन, एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 994। ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 7 बराबर 994, उसको उधर भेज दो, एन माइनस 1 और यहाँ जाएगा 7, 994 माइनस 105 घटाओ
14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ बचे 8, और यहाँ से 9 में से 1 जाएंगे तो 8, 889। इस 7 का भाग दे दो इधर, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1, 7 का भाग दो, 7 एकम 7 बचे 1 तो हो गया 18, 7 दूनी 14 तो बचे 4, 7 तो 7 49, 127। n माइनस 1 बराबर आ गया 127, तो n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर 128। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सीधा पेपर आया था वैसे यार, कम से कम मैं जो पेपर बनाता हूँ उनसे तो सीधा ही आएगा, उनसे तो बहुत लाख गुना सीधा है। देखें हम, आपको एक त्रिभुज दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज दे रखा है आपको इस प्रकार से, और त्रिभुज है ए बी और सी, और एक भुजा दे रखी है आपको इस प्रकार से डी और एफ, और एक भुजा दे रखी है इस प्रकार से ई डी ई, और एक भुजा दे रखी है आपको ए ई इस प्रकार से, ठीक है। और दिया है, ध्यान देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर है ए सी तथा डी एफ समांतर है ए, ये आपको दे रखा है इस त्रिभुज में। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ई और बी ई बटा ए सी, ऐसा सिद्ध करना है। और यहाँ अपन हल करेंगे इसको ऊपर। अब देखो यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है ना, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखो डी ई ए सी के समांतर है, डी ई ए सी के समांतर है, ये डी और ये ई है, ये ए सी के समांतर है। इसका मतलब अपन त्रिभुज ए बी सी में बात कर सकते हैं, ए बी सी में, क्योंकि डी ई ए सी के समांतर है तो पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो इस पूरे त्रिभुज में डी ई में डी ई समांतर है ए सी, अतः थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय कैसे लगाएंगे, देखो इसको उल्टा कर दो, यूं इस त्रिभुज को ऐसे बनाओ आप, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऐसे बना दो, इस बी को ऊपर भेज दो, इस ए को यहाँ ले आओ और इस सी को यहाँ ले आओ, और ये जो डी ई ना, इस डी को ए बी पर डी है, तो इस बी को इस प्रकार से बना दो डी, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो ये डी ई, ये डी ई ए सी के समांतर है, तो ये दोनों, ये डी इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो देखो बी डी बटा ए डी ए हो जाएगा, बी डी बटा डी ए, और बी ई बटा ए सी हो जाएगा, समीकरण नंबर ए। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से जैसे आपने ये त्रिभुज निकाला, वैसे एक और त्रिभुज निकालना है। वो कैसे निकालना है, इसके अनुसार निकालना है। डी एफ, देखो यहाँ ये डी एफ है, ये डी एफ, और ये डी एफ किसके समांतर है, ए ई के, तो ये वाला त्रिभुज आ जाएगा। तो देखो यहाँ त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या क्या है, डी एफ समांतर है ए ई, अतः थेल्स प्रमेय से। अब इसका भी त्रिभुज बनाओ, यहाँ सीधा त्रिभुज बना दिया करो आप इस प्रकार से। तो इसका त्रिभुज बनाओगे तो ऊपर तो चल जाएगा बी, यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ आ जाएगा ई। अब देखो ए बी पर तो वही डी है, ये डी बिंदु, और ए ई, ए सॉरी ए बी ई है ना, ए बी ई, तो डी यप है, तो ई बी ई पे क्या आ जाएगा, यप आ जाएगा, ये यप ई तो आ गया, और इस प्रकार से डी एफ आ गया। अब देखो ये डी एफ ए के समांतर है, डी एफ ए ई के समांतर है, तो बी डी बटा डी ए होगा, बी डी बटा डी ए होगा, और इधर बी एफ बटा एफ ई होगा, एफ ई, समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पे बी डी बटा डी ए है, यहाँ पर भी बी डी बटा डी ए है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो समीकरण 1 और 2 से, अब मैं इधर करूंगा उसको,
ठीक है, उसको मैं इधर कर रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे अपन, बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई, और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जो बहुत सीधा सा था। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी बहुत सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो, भूमि का ये मान लो ये भूमि है, और भूमि का एक बिंदु है ये, और इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। ये एक मीनार है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लो मीनार का शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, और यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज रहेगा ये। मीनार सीधी तो खड़ी रहेगी। तो देखो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। अब देखो लाल बटा कक्का, ये पीछा नहीं छूटेगा, इससे मैंने यूट्यूब में बार बार समझा रखा है इस चीज को। अब देखो, एक भुजा तो अज्ञात है, एक भुजा ज्ञात है, तो ज्ञात और अज्ञात भुजा में क्या बनाओ, संबंध। तो ये आधार है और ये लंब है। लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है, टेन का, टेन थीटा। तो अपन यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब तो आ जाएगा यच और आधार आ जाएगा 30, और थीटा की जगह पे आ जाएगा 30। थीटा भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया मैंने, 1/√3। तो रख दो वैल्यू, 1/√3 बराबर एच बटा 30। अब देखो इसको ऊपर भेज दो, यहाँ मैं ऊपर वाला उधर मिटाता हूँ। देखिए हम 30 को ऊपर यहाँ वज्र गुणा कर देंगे, तो आपके पास एच बराबर आ जाएगा 30/√3। अब देखो, इसको मैं 10 × 3 लिख सकता हूँ, और 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, और बटे में भी √3। ये 3 × √3 इंटू कितना होता है, 3 होता है। तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा 10 √3 मीटर आंसर। यही क्या है, मीनार की ऊंचाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 लेके आओ। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपको दे रखा है। वृत्त का व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास होता है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो r बराबर आ जाएगा 14/2, 2 से कट जाएगा 7 बार, r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी तो r की वैल्यू है ये 7। अब आपसे पूछा है चतुर्थांश, मतलब वृत्त का चतुर्थांश, यही तो पूछा है। तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा, 1/4। चतुर्थांश का मतलब 1/4 वाला हिस्सा, तो 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 × 7। एक साथ से एक साथ तो कट जाएंगे, और 2 से ही कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार। तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77, और बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लेके आओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है त्रिज्या। वृत्त त्रिज्याखंड की त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्याखंड की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, और कोण थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद है आपको,
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6 × 60, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी और बटे में 360, ये कट जाएगा 6 बार, 6 से 6 भी कट गया। इसको गुणा कर दो, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो आप यहाँ तक उतारें, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब आगे वाला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, आपको वर्ग दे गए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। आप इसके सबसे पहले एक्स आई निकाल लें। सबसे पहले क्या निकालो? एक्स आई, चर का मान निकालो। चर का मान कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 100 में भाग दो 2 का, तो कितना आ जाएगा? 50। अब देखो सब में 10-10 का अंतर आ रहा है, तो इसमें 10 जोड़ देता हूँ, 60, 70, 80 और 90। अब देखो बड़ी बड़ी संख्या आ रही है ना, तो आप इसको पग विचलन विधि से करो, क्योंकि इसमें कोई विधि दे नहीं रही, तो आप पग विचलन विधि से कर दो। पग विचलन विधि आसान रहती है। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से क्या करेंगे? माध्य। तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू में एच। अब देखो सबसे पहले a मान लो, यहाँ माना a, तो a क्या मानेंगे? 2 को ऊपर छोड़ दो, 2 को नीचे। एक्स आई में से क्या मानना है आपको? a मानना है, तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 70। और यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए और बटे में एच। तो यहाँ एच कितना आएगा? देखो सब में कितने कितने का अंतर आ रहा है, तो 10-10 का अंतर है, तो ये आ गया 10। अब यहाँ निकालो यू आई, ये यू आई बराबर। अब यू आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए कितना माना अपन ने? 70 और बटे में एच, एच कितना है? 10। अब देखो वैसे तो इसको हल करने बैठोगे आप तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हल नहीं करना है, तरीके से ट्रिक से काम में लेना है। कैसे काम में लेना? देखो अगर आप हल करोगे तो 50 में से 70 घटाओ तो आएंगे माइनस के 20, और माइनस के 20 में 10 का भाग दोगे तो माइनस के 2 आएंगे। फिर ऐसे ही यहाँ करोगे, ऐसे यहाँ करोगे, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ। 90 में से क्या घटाओगे? 70, फिर आएगा 20, 20 में 10 का भाग दोगे तो आ जाएगा 2। लेकिन ऐसे मत करो, आपने कल्पित माध्य क्या माना? 70, तो 70 के सामने 0 लिखो और ऊपर और नीचे गिनती थी, तो 1 2 1 2, ऊपर वाले को माइनस कर दो, खत्म बात। अब यहाँ क्या है? ए भी आ गया 70, एफ आई यू आई भी यू आई आ गया, लेकिन एफ आई यू आई नहीं है, गुणा करना है, तो एफ आई को यू आई से गुणा करो, एफ आई यू आई गुणा करो। अब देखो अगर अपन इसको सिंपल विधि से करते तो 50 से गुणा करना पड़ता, अब 2 से गुणा करना पड़ा है, तो 3 दूनी 6, 10 एकम 10, यहाँ आ जाएगा 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, तो ये दोनों तो हो गए 14 प्लस के, ये दोनों हो गए माइनस के 16, और यहाँ सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे, तो 14 में से 16 घटाओ, 14 माइनस 16, तो कितना आ गया? माइनस के 2। इसको भी जोड़ दो सिग्मा एफ आई को, कितना आ रहा है? ये हो गया 10 और 3 13, 13 और 11 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 3 35, टोटल मिला के हो गया 35। तो मान रख दो अब इसमें, तो मैं यहाँ मान रखता हूँ अब इसमें। देखो एक्स बार बराबर ए, देखो ए ना, तो ए की वैल्यू है 70, तो यहाँ आ जाएगा 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान है माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 बटे सिग्मा एफ आई का मान है 35, तो ये आ गया 35 और इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये आ गया 10। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ आ जाएगा 70 माइनस, ये माइनस प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको काट दो, काटना चाहो तो 5 से कट जाएगा, ये 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस के, सॉरी माइनस तो अपन यहाँ लिखी था, तो 4 और बटे में आ जाएगा 7, 4 में 7 का भाग दो, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आ जाएगी 0, 7 पंचे 35, बचे 5, पॉइंट की 0, 7 7 49, 0.57 आ जाएगा, 70 माइनस 0.57। अब 70 में से 0.57 घटाओ,
तो इधर से उधार लेंगे तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, यहाँ बचे 9 और यहाँ बचे 6, तो माध्य आ जाएगा 69.43 आंसर। ये एक्स बार, ये राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सिंपल तरीके से हो गया। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उधार लिया होगा आपने, इसको उधार लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 13, आपको पीई बराबर दे रखा है 0.05 और आपको पीई बार ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है एक घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। तो पीई बार का मान तो 0.05, सॉरी पीई का मान तो 0.05, पीई बार तो ज्ञात करना है, बराबर है। पीई बार का मतलब पीई बार का मतलब क्या होता है, घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता होता है। तो यहाँ हो जाएगा पीई बार बराबर 1 माइनस 0.05 घटाओ, 1 माइनस 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.5, तो इधर से उधर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से गए तो 5 गए तो 5, यहाँ बचे 9, 9 में से गए तो 9 और 1 0, तो आंसर आ जाएगा पीई बार बराबर 0.95 या 95 आंसर। अब आ गया अपन भाग स पर, कहाँ पे आ गए, भाग स पर। तो देखो भाग स का बात करते हैं अपन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। बता लीजिए आप इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 14, जो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि, कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि। अब देखो समीकरण नंबर 1 ले लो, समीकरण 1 से टेबल बनाएंगे पहले। तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस के 3y, तो एक बार तो y बराबर 0 रखने पर 0 रख दो, तो x बराबर आ जाएगा 6, फिर y बराबर 1 रखने पर छोटे छोटे मान रख दो, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0, सॉरी 1, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। तो अपने पास एक टेबल तो आ गई, छोटे छोटे मान निकालो बस। तो बताओ x बराबर तो कितना था 6, तो y बराबर 0, x बराबर आया 3 तो y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 से बनी। अब समीकरण 2 से तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 12 प्लस 3y आ जाएगा, 3y को उधर भेज दो, तो x बराबर आ जाएगा 12 प्लस 3y और बटे में 2। तो फिर एक बार y बराबर 0 रख दो, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है 12, तो y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 12 बटा 2, ये तो 0 हो ही गया, तो आ गया 6, फिर y बराबर 1 रखो, तो नहीं जाएगा, 2 रखो, 2 रख दो, तो y बराबर 2 रख दो, या माइनस 2 रखने पर माइनस 2 रखने से क्या होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 12 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 बटा 2, तो x बराबर 12 में से 6 घटाओ, 12 में से 6 घटाओ तो 6 बचेगा बटे 2, 2 से कट गया 3 बार, तो x बराबर कितना गया, 3 आ गया। इसकी टेबल बन जाएगी इस प्रकार से, x और y। तो बताओ x बराबर कितना आया 6, y बराबर कितना है 0, x बराबर कितना आया 3, y बराबर माइनस के 2, इसका ग्राफ बनाओ इस प्रकार से, इसका ग्राफ बना पैमाना मान लो यार। अब छोटे छोटे हैं तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई मान लो, सारे मान छोटे छोटे ही। अब देखो यहाँ तो मूल बिंदु है 0, ये x अक्ष है, ये माइनस का x अक्ष है, माइनस का y है, प्लस का y है, तो यहाँ आ जाएगा 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -1 और माइनस के 2, इससे ज़्यादा है नहीं। अब मान रखो, देखो बहुत आसानी से हट जाएंगे। x बराबर 6 पे 0, तो x बराबर 6 पे 0, तो 0 से मतलब ही नहीं है, तो x बराबर 6 ढूंढो आप, तो x बराबर 6 ये
ये आ गया ए बिंदु 6 पे 0। फिर बी बिंदु 3 पे 1, तो x बराबर 3 ये है और 1 यहाँ है, तो यही आ जाएगा, ये आ गया बी बिंदु 3 पे 1। अब इसको बना दो, मेरे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, आप बढ़िया बनाना है इसको। ये समीकरण नंबर 1, मेरे तो यहाँ टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा। तो अब x बराबर 6 पे 0, तो x बराबर 6 पे 0, तो यही बिंदु आएगा। और 3 पे -2, तो ये 3 पे, ये माइनस के 2, ये सी बिंदु आ जाएगा 3 -2। तो इसको भी मिला दो इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का एक क्या बनेगा ग्राफ, जिसमें ये ए वाला बिंदु क्या रहेगा, हल बिंदु रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हल बिंदु, यहीं लिख देता हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं। हल बिंदु आ जाएगा ए 6 0, और हल आ जाएगा x बराबर 6 y बराबर 0। इन मानों को इस समीकरण में रख के देख लीजिए, संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो x बराबर 6 y बराबर 0, 6 बराबर 6 आ गया। फिर x बराबर 6 रखो, तो 6 दूनी 12, ये 0, 6 दूनी 12 बराबर, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर ये था 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ी देर। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। मतलब आपको दो बिंदु दे रखे हैं और एक्स अक्ष उनकी दूरी क्या है, बराबर है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो अपन एक्स अक्ष पर वह बिंदु मान लेते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ए बी सी मान लेते हैं, एक्स 0 होगा। अब इसका लाइन के द्वारा एक चित्र बनाओ। इसको मान लो ए, तो ए तो दे रखा है 2 -5, बी -2 और 9, और समान दूरी पर दे रखा है x 0। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार ए सी बराबर होगा बी सी, ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। अगर मैं इनका होल स्क्वायर कर दूं तो भी तो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। और दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर करने से क्या हुआ, ये अंडर रूट हट जाएगा, इस अंडर रूट को लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखो ए सी, तो यहाँ x1 y1 x2 y2, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो x में से 2 घटाएंगे, x -2 का होल स्क्वायर। फिर 0 में से 5 घटाएंगे, तो 0 माइनस, सूत्र वाला माइनस, और ये माइनस है, इस वजह से प्लस के 5 का होल स्क्वायर। बी सी, बी में से क्या घटाओ, सी घटाओ, तो -2 में से x घटाएंगे, किसमें से घटाएंगे, -2 में से x घटाएंगे, तो -2 -x का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में सॉरी सॉरी बी सी है ना, बी सी, सी में से बी घटाओ, बी सी है ना, देखो ए सी है तो सी में से ए घटाया, तो बी सी है तो सी में से ए घटाओ, तो थोड़ा सीधा हो जाएगा, वो डबल डबल माइनस नहीं आएगा। तो x में से 2 घटाओ, फिर 0 में से 9 घटाओ। देखो ऐसे घटाया करो, मैं आपको ऐसे समझा दूं। जैसे मान लो बी सी निकालनी है आपको, तो सी बिंदु में से बी बिंदु को घटाओ। अब सी बिंदु क्या है, x 0 है, और बी बिंदु क्या है, -2 9 है, तो x में से 2 घटाओ, तो x में से 2 घटाएंगे माइनस के, तो ये माइनस है और ये माइनस क्या हो गया, प्लस के 2 हो गया होल स्क्वायर। 0 में से 9 घटाओ, 0 और ये माइनस और ये 9 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप सॉल्व किया करो, तो आपको ये सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो हल करते हैं। अब देखो x -2 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस -2a, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दो सूत्र लगा दें। देखो इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x और 2, देखो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2a और b, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25। सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा कैसा होगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 9 नाम के 21। देखो एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो कट गया, ये हो गया माइनस के 4x और प्लस के 25, ये हो गया प्लस के 4x और प्लस के 81। अब देखो 4x को इधर ले आओ, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x और इधर 81 माइनस के हो जाएंगे 25, ये तो हो गया माइनस के 8x और ये बच जाएंगे 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, तो x बराबर आ जाएंगे 56 बटे माइनस के 8, माइनस 8 का भाग दे देंगे, 8 से कट जाएगा 7 बार, तो x बराबर माइनस का 7। अब x बराबर 7 नहीं पूछा है आपसे, बिंदु पूछा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः वह बिंदु माइनस के साथ 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अपन को क्वेश्चन नंबर 16 में एक वृत्त के परिघ चतुर्भुज ABCD दे रखा है। देखो ABC और D एक चतुर्भुज दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, बराबर। देखो AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC, AD प्लस BC, इनका योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत आसान है, बस आपको एक चीज याद होना चाहिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। उसके द्वारा अपन इसको करने वाले, तो देखो यहाँ लिखेंगे अपन, हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं या फिर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बाह्य बिंदु मानूं डी को, तो ये DR और DS क्या होगा, स्पर्श रेखाएं होगी। इसी प्रकार से इसको मैं C को बाह्य बिंदु मानूं तो CR और CQ क्या होगी, स्पर्श रेखाएं होगी। इसी प्रकार से B बिंदु, इसी प्रकार से A बिंदु। तो देखो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब DR किसके बराबर होगा, DS के, तो DR बराबर हो जाएगा DS, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से C बिंदु बाह्य है, तो CR और CQ क्या हो जाएगा, बराबर, CR बराबर होगा CQ, समीकरण नंबर 2। फिर BP, BP बराबर हो जाएगा BQ, समीकरण नंबर 3। फिर AP बराबर हो जाएगा AS, समीकरण नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, समीकरण 1, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर इन चारों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जो देखो जोड़ो, DR प्लस CR यहाँ आ जाएगा, DR प्लस CR, फिर BP प्लस AP। देखो इधर वाली चारों जोड़ दी, अब इधर वाली को जोड़ो। अब इधर वाली को जोड़ोगे ना तो ऐसे तरीके से जोड़ना ताकि भुजाओं का योग हो जाए। देखो DS को AS के साथ जोड़ना चाहिए, तो DS और AS को एक साथ लिख दो, DS प्लस AS। फिर क्या क्या है, BQ और CQ, तो BQ प्लस CQ, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। 3 प्लस 4 करेंगे तो भी 7 ही आएगा, 4 प्लस 3 करेंगे तो भी 7 ही आएगा। अब देखो DR और CR तो कितना हो जाएगा, ये DR और CR हो जाएगा CD, और BP और AB हो जाएगा AB। फिर देखो DS तो ये हो जाएगा AD प्लस, आ जाएगा प्लस
ये प्लस है यहाँ, और बी क्यू और सी क्यू जुड़ के हो जाएगा बी सी। ये इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 16। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16 है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अपन, यही करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यहाँ देखिए पेपर में, ये पेपर है। देखो एक टॉस, एक अर्धगोले के, एक टॉस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक टॉस अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है और जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों की त्रिज्याएं क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई भी क्या है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस टॉस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए टॉस का आयतन अपन निकालते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, और इस अर्धगोले के ऊपर एक क्या है, शंकु लगा हुआ है। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है, जिसकी त्रिज्या ये आर, ये जो कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, और इस शंकु की ऊंचाई भी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई गोले की, अर्धगोले की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ, यहाँ लिखो शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दो शंकु की ऊंचाई एच बराबर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब इस टॉस का आयतन चाहिए अपने को, टॉस का आयतन। तो देखो टॉस का आयतन क्या आएगा, पहले तो शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा तो होता है इसका, पूरे गोले का तो होता है 4/3, तो इसका 2/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1/3 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, और आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो बचेगा एच, और यहाँ से 2 और यहाँ से आर बचेगा, तो 2 आर। अब इसके मान रख दो, 1/3, पाई का मान रखना ही नहीं है, पाई का मान अपने को नहीं रखना है। आर का मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये कोष्टक एक, एच, एच की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर, 2, और आर की वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है। तो देखो 1/3 पाई, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और उसको इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू एक में 2 जोड़ेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और अपने पास आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब अपन भाग ब में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, भाग, सॉरी भाग द में पहुंच गए। भाग ब और स तो अपन ने कर लिया, भाग द में पहुंच गए। तो देखिए भाग द, देखिए 18वां का पहला क्वेश्चन है ये, जिसमें ये तो एलएचएस है और ये है आरएचएस। आपको एलएचएस को हल करना है, किसको हल करना है, एलएचएस को हल करना है। तो एलएचएस को हल कैसे करेंगे, देखो इसके बिना तो कभी कोई पेपर बना ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसका परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण। तो देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इंटू, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दो, जो हर है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, देखो यहाँ लिख दो साइड में 1 प्लस साइन ए से अंश हुआ
हर को गुणा करने पर, गुणा करने। अब देखो इसको सोल्व करो। ये हो जाएगा 1 + sin a 1 + sin a, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और 1 - sin a और 1 + sin a, तो 1 - sin² a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि a + b a - b बराबर होता है a² - b²। अब देखो इसका क्या कर लो, हल कर लो इसको। 1 + sin a का होल स्क्वायर। अब देखो 1 - sin² है, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, sin² a + cos² a बराबर 1। तो अपने को 1 - sin² a की वैल्यू चाहिए, तो sin² को उधर भेज दो, तो cos² a बराबर हो जाएगा 1 - sin² a। ये डायरेक्ट याद रखने वाले सूत्र हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos², तो यहाँ आ जाएगा cos² a। अब इसका वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करने पर, तो जैसे वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 + sin a और अपॉन में आ जाएगा cos a। अब देखो इनको अलग अलग कर दो, a + b/c हो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, a/c वितरण नियम बोलते हैं इसको, b/c इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो 1/cos a प्लस, दिखाई दे रहा है आपको, sin a/cos a। अब देखो 1/cos a की वैल्यू होती है sec a, और sin a/cos a की वैल्यू होती है tan a। तो ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो इसकी वैल्यू तो इतनी आ जाएगी sec a, और इसकी वैल्यू आ जाएगी tan a। और यही क्या है? RHS है। ये क्या है? RHS है। तो इति सिद्धम। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 18वें का पहला क्वेश्चन है, जो कंप्लीट पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पहला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें का सेकंड, जिसमें ये LHS है और ये RHS है। देखो आप इन दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हो और अलग अलग भी हल कर सकते हो, तो अपन इन दोनों को एक साथ हल करते हैं। देखो कैसे हल करेंगे, 1 + sin sec a, तो sec को 1/cos a लिख सकते हैं, और sec a को 1/cos a लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ sin² a है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a। क्यों? क्योंकि sin² a बराबर क्या होता है? 1 - cos² a होता है। सूत्र अभी बताया मैंने, sin² a + cos² a बराबर 1। तो cos² को उधर भेज देंगे। अब देखो इसको हल करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे ऊपर वाले का, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा cos a इस प्रकार से, और ये cos इधर यहाँ इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा cos a + 1, और बटे में 1/cos a, और इधर a + b a - b का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? a² - b² बराबर क्या होता है? a + b a - b होता है। तो देखो इसका a का स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 + cos a और 1 - cos a लिख सकते हैं इसको, और बटे में आ जाएगा 1 - cos a। अब देखो 1 - cos a से 1 - cos a तो यहाँ कट गया, और इस cos a से ये cos a भी कट गया, तो यहाँ तो आ जाएगा cos a + 1, और यहाँ आ जाएगा 1 + cos a। तो दोनों के आगे बराबर आ गया, इसका मतलब LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया, और इति सिद्धम। देखो LHS किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये 18वां का सेकंड क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां का अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी ने ये भी किया होगा। tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 दे रखा है, और आपसे a और b की वैल्यू पूछिए। तो देखो जो जो दे रखा है उस हिसाब से अपन इसको करते हैं। देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10a+b बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है तथा यहाँ लिख दो दिया है, और इधर दे रखा है अपने को 10a-b बराबर 1/√3। देखो क्या दे रखा है, 10a+b बराबर अंडर रूट 3 और 10a-b बराबर 1/√3। अब देखो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ऊपर के 10 की वैल्यू होती है 10 45 के ऊपर का एक 10 45 का और नीचे का √3 10 से 8 की। इस प्रकार से 10 की वैल्यू आती है। तो देखो यहाँ 10a+b और √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 से 8 की, तो आप यहाँ 10 से 8 लिख सकते हैं तथा फिर यहाँ है 10a-b बराबर 1/√3, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 की, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 10 30। अब देखो यहाँ कोणों की क्या कर लो तुलना, कोणों की तुलना करने पर, तो कोणों की तुलना करेंगे ना, तो यहाँ a+b बराबर तो आ जाएगा 60 और a-b बराबर आ जाएगा 30, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, 1 व 2 को जोड़ने पर, सर क्यों जोड़ रहे हैं, देखो ये b प्लस के हैं और ये b माइनस के हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे b से b कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी, तो a+b बराबर 60, a-b बराबर 30, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2, 2 से ये कट जाएंगे 45 बार, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब जब a की वैल्यू 45 आएगी तो b की वैल्यू निकालनी, तो b की वैल्यू यहाँ निकालनी, तो a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो, तो a बराबर 45 प्लस b और बराबर में 60, देखो a की जगह तो 45 और b और बराबर 60, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, पक्षांतरण कर देंगे इधर, पक्षांतरण करने पर, तो b की वैल्यू आ गई अपने पास 15 डिग्री, तो अतः a बराबर 45 और b बराबर 15, यही क्या है राइट आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 18 का पहला। अब इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है दूसरा, देखो 18वां का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें sin a बराबर 3/4 दे रखा है और cos है और tan a की वैल्यू अपन से पूछी है। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और एक अपन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बताता हूँ आपको, देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, देखो सूत्र होता है एक लाल बटा कक्का, तो लाल बटा कक्का के हिसाब से ये तो साइन का, ये कॉस और ये टेन, तो साइन की वैल्यू क्या है लम बटा कर्ण, इसका मतलब ऊपर वाला लम है नीचे वाला ये कर्ण है, इसका मतलब अपने को आधार चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करो यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लम का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है और लम का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो देखो 4 का तो वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, 9 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना गया 7, इसका वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करने पर तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई अंडर रूट में, अंडर रूट कितना गया 7। अब अपने को चाहिए कॉस की वैल्यू, अतः कॉस ए बराबर और एक चाहिए टेन ए बराबर, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कॉस की वैल्यू a/k मतलब आधार बटा कर्ण है तो ये आधार बटा कर्ण, और टेन की वैल्यू लंब बटा आधार है तो ये लंब बटा आधार। अब देखो a/k, तो देखो a कितना आया अंडर रूट 7 और k पहले से कितना था 4, ये आंसर आ जाएंगे। फिर इसके बाद में लंब, लंब कितना है 3 था पहले से और आधार कितना आया अंडर रूट के साथ,
तो ये अंडर रूट 4, ये क्या आ जाएंगे आंसर। इस प्रकार से आप इसको पूरा हल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। सर डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, देखो एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए। तो देखो साइन की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए। तो कोस स्क्वायर ए तो यहीं रह जाएगा, एक माइनस ये एक और माइनस ये 3/4 का वर्ग इधर जाएगा, 3 का वर्ग तो 9 और 4 का वर्ग 16। इसको हल कीजिए आप, तो लघुत्तम 16 आ जाएगा, 16 को इससे गुणा करेंगे तो 16 माइनस 9, तो कोस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 7/16। तो इसका वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करेंगे तो कोस ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7/4, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। फिर टेन की वैल्यू चाहिए, एक आंसर तो आ गया। फिर अपन को क्या चाहिए? टेन की वैल्यू चाहिए। तो टेन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? टेन की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो साइन की वैल्यू पहले से दे रखी है 3/4 और कॉस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7/4। तो नीचे वाले 4 से 4 तो कट जाएंगे और टेन ए की वैल्यू आ जाएगी ऊपर से तो 3 और नीचे अंडर रूट के 7। यही क्या है आंसर। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य और बहुलक दो सवाल करने थे इसमें, और नीचे वाला सवाल में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। माध्य के बराबर 28.5 है, ये मैंने करवा भी रखा है, दोनों क्वेश्चन करवा रखे हैं वैसे तो, फिर भी आप देखो इसको तो देख लो। माध्य और बहुलक दे रखा है, तो माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, सॉरी। तो माध्य ज्ञात कैसे करेंगे? इसका सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। तो देखो एक्स आई निकालते हैं सबसे पहले, एक्स आई वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। 0 और 10, 0 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, 10 में आधा करेंगे तो कितना जाएगा? 5। अब सब में 10 10 का अंतर आएगा तो 10 10 जोड़ दे जाओ तो 15, फिर आ जाएगा 25, फिर 35 और फिर 45। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप सामान्य विधि से कल्पित विधि से करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। तो इसको अपन पग विचलन विधि से करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से, विधि से माध्य। तो पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र क्या होता है? याद है आपको? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। अब देखो ए क्या है? कल्पित माध्य, तो अपन मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य को मान लेते हैं अपन कल्पित माध्य ए बराबर, अब देखो क्या मानोगे, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब 25 आ गया और वर्ग अंतराल भी निकाल लेंगे, वर्ग अंतराल। तो देखो वर्ग अंतराल एच बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ इंटू एच में भी आएगा। वर्ग अंतराल एच बराबर कितना आ जाएगा? 10 10 का अंतर आएगा तो कितना आ जाएगा? 10। अब आप यू आई निकालो यहाँ, देखो यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए का मान कितना है? 25 है और बटे में 10 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? देखो 5 में से 25 घटाना है, 10 का भाग देना है, 15 में से 25 घटाना है, 10 का भाग देना है, 25 में से 25 घटाना है फिर 10 का भाग देना है, 35 में से 25 घटाना है फिर 10 का भाग देना है, 45 में से 25 घटाना है फिर 10 का भाग देना है। ऐसा करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप तो ये ध्यान रखो आपने ए बराबर कितना माना, देखो ए बराबर 25 माना है आपने, ये रहा ए बराबर कितना माना? 25। तो 25 के सामने 0 लिख दो और ऊपर भी गिनती बोल दो, 1 2 1 और 2, पर ऊपर की क्या आएगी? माइनस की आएगी। हमेशा यही करना है, बस वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए? समान। अब इसके बाद में क्या निकालना है? ये पाई यू आई निकालना है। सर कैसे पता चलेगा भाई ये पाई यू आई निकालना है? तो सूत्र देखो, सूत्र में ए की जरूरत है तो ए आ गया 25, फिर ये पाई यू आई की जरूरत है तो ये पाई यू आई निकालो, फिर सिग्मा ये पाई की जरूरत पड़ेगी, फिर सिग्मा ये पाई यू आएगी, फिर एच की, एच तो है अपने पास तो पहले इसको निकालो। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18, 11 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 11, 0 को 13 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 2 को 4 से गुणा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो देखो ये दोनों तो हो जाएंगे 9 और ये दोनों हो जाएंगे
माइनस के 29, तो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर आ जाएगा 9 माइनस 29। इसका मतलब आ गया माइनस के 20। कितना आ गया? माइनस का 20 है। दिखाई दे रहा है आपको? माइनस के 20। अब देखो सिग्मा एफ आई निकालो, सिग्मा एफ आई, तो इनको जोड़ो, तो ये हो गया 20 और ये 20, 40 हो जाएगा। अब ये मान रखो यहाँ, तो देखो मैं ये मान यहाँ रखता हूँ, ये मान रखो यहाँ, तो एक्स बार बराबर ए की वैल्यू आ गई 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई माइनस के 20 और बटे बटे में कितने आ जाएंगे? 40 और इनटू में आ जाएंगे 10। एच की वैल्यू कितनी है? 10। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 40, तो एक 10 से ये तो कट गया और यहाँ आ जाएगा 25, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, ये माइनस है ना, इसको प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस और 20 बटे 4, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 25 माइनस आ जाएगा 5। 25 में से 5 घटाओ, कितने आ रहे हैं देखें, तो आ जाएगा 20। तो एक्स बार कितना आ गया? 20। ये एक्स बार की वैल्यू आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, देख लीजिए आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का है सेकंड है बहुलक, तो बहुलक करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 9, 11, 13, 5 और 2 दे रखे अपन को। तो सबसे पहले अपन बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। मैंने सिखा रखा है 10/102, 10/102, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है? अधिकतम बारंबारता, क्योंकि बहुलक वर्ग निकालना है, तो बहुलक वर्ग के लिए अधिकतम बारंबारता देखनी पड़ेगी। तो अधिकतम बारंबारता कितनी है? 13 के संगत वर्ग अंतराल, के संगत वर्ग अंतराल कितना है? 20 से 30 है, 20 से 30 ये वर्ग अंतराल है। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग, तो जो वर्ग अंतराल है 13 के संगत वही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा, 20 से 30। ये हो गया बहुलक वर्ग। अब देखो अपन को वैल्यू निकालनी है इन सबकी। सबसे पहले अपन यल की वैल्यू निकालते हैं, तो यल की वैल्यू आ जाएगी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 20 निम्न सीमा, फिर वर्ग अंतराल आ जाएगा एच बराबर 30 माइनस 20 बराबर आ गया 10। फिर अपन को चाहिए एफ वन की वैल्यू, एफ जीरो की वैल्यू और एफ टू की वैल्यू। तो यहाँ से जो बहुलक वर्ग है ना, ये बहुलक वर्ग से ऊपर से शुरू करना है। ये जीरो, एफ जीरो की, ये एफ वन की और ये एफ टू की वैल्यू। तो एफ जीरो की तो वैल्यू आएगी 11, एफ वन की वैल्यू आ जाएगी 13 और एफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए बस, जिसमें बहुलक आ जाएगा। तो देखो बहुलक बराबर यल, यल की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस ये कोष्टक एफ वन माइनस एफ जीरो, तो एफ वन तो 13 है और माइनस एफ जीरो 11 है और बटे 2 एफ वन, तो 2 एफ वन का मतलब 13 माइनस के 11 एफ जीरो और माइनस के 15 और इनटू में एच, एच की वैल्यू दे रखी है 10। ये हल कर दो इसको, 20 प्लस 3 स्टेप में हल हो जाएगी। 13 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे 2 और बटे 13 दूनी 26 और ये भी हो जाएगा 26, ये भी कितना हो गया? 26 और इनटू में 10। तो देखो 26 में 26 जाएंगे तो जीरो, जीरो में 10 को 2 का भाग देंगे तो जीरो आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो देखो इसका बहुलक भी 20 ही आया है और माध्य भी इसका 20 ही आया है। ये इसका राइट आंसर है। ये आपका कंप्लीट